नमस्कार डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसु स्वागत है। मैं हूं आपरे साथ विकास। बुलेटिन री शुरुआत करा उणु पेली एक नजर डाला अवारताई री मुख्य खबरा माथे। एनआईए पाकिस्तान सु जुड़ोड़ा जासूसी रा मामला में राजस्थान समेत 8 राज्य में 15 जगह माथे एक साथे चलायो तलाशी रो अभियान। संदिग्धा रा ठिकाना माथे करी छापेमारी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में चिकित्सा सुविधा ने लेल जयपुर में भी समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कया प्रदेश में 3,355 पंचायत भी टीबी मुक्त। अलबर्रा सरिस्का अभ्यारण्य में बाघिन ST-19-4 शावका ने दियो जन्म। सरिस्का में अबे बाघारी संख्या बढ़ने भी 48। आज विश्व दुग्ध दिवस है। भारत 1998 से दुग्ध उत्पादन में विश्व भर में पहला स्थान में थे। वैश्विक उत्पादन में 25% रो है योगदान। और प्रदेश में काल सु एक नवो पश्चिमी विक्षोभ के कारण तेज आंधी, मेघ गर्जन और मध्यम दर्जा री बिरखा वेबारी संभावना। तापमान रेवेलो 45 डिग्री सु नीचे। और अब एक खबरा विगतवार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए शनिवार ने पाकिस्तान से जुड़ोड़ा जासूसी रा एक मामला में देश रा 8 राज्य में 15 ठिकाना माथे एक साथे तलाशी अभियान चलायो। दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम और राजस्थान समेत 8 राज्य में पाकिस्तानी खुफिया एजेंटा से जुड़ोड़ा संदिग्धा रा ठिकाना माथे छापेमारी करी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में राजस्थान में चिकित्सा सुविधाओं ने मजबूत करना खातर जयपुर में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री नड्डा कहा कि राज्य में निरामया राजस्थान की संकल्पना साकार होने लागी है। बैठक में वे बतायो कि स्वास्थ्य मंत्रालय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेल गठित करी है। इन मौका माथे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बतायो कि प्रदेश में 3,355 पंचायत टीबी सु मुक्त वेगी है। प्रसार भारती पीबी शब्द एक एडो प्लेटफॉर्म लेर आयो है जटे आधिकारिक, प्रामाणिक और भरोसेमंद कंटेंट निशुल्क उपलब्ध है। इन पोर्टल माथे दुर्लभ फुटेज, ऐतिहासिक क्लिप्स और भरोसेमंद आंकड़ा सब क्रिएटर्स खातर बिल्कुल मुफ्त है। एक कंटेंट 50 श्रेणियां और 15 भाषाओं में उपलब्ध है। जयपुर में मेट्रो रो दूसरो फेज रो काम जल्दी ही शुरू होने वालों है। लाडला कई बरसा सु जयपुर वासियारी सीकर रोड सु टोंक रोड ताई मेट्रो चलाबारी मांग करी जा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मेट्रो री डीपीआर ने मंजूरी दे दीनी है। जयपुर मेट्रो रा विस्तार माथे लोगारो केवनो है कि इनसु यातायात व्यवस्था में सुधार होबारे साथ ही कम खर्चा माते सुगम यातायात उपलब्ध वे सकेलो। ज़्यादा फायदेमंद होगा क्योंकि इसी मेट्रो रूट के बीच में एयरपोर्ट आ रहा है, स्टेशंस आ रहे हैं और सबसे बड़ा जो इंडस्ट्रियल हब है जयपुर का, जहाँ पे सारी फैक्ट्रीज हैं और हर तरह की क्लास जहाँ पे जाती है काम करने, नया स्टूडेंट हब आ रहा है, वो सबको कनेक्ट कर रहा है शहर से। टमाड़ा से सीतापुर तक का जो मेट्रो का रूट निकल रहा है उससे ये होगा कि जैसे सबसे मेन तो ट्रैफिक व्यवस्था के द्वारा जो एक्सीडेंट होते हैं, लोगों को परेशानी होती है, जैसे रेडी वाले हो गए, जो आम आदमी होता है उसको यहाँ से गुजरने के लिए काफ़ी समय उसको व्यतीत होता है। तो सबसे पहले ये है कि जो मेट्रो रूट में निकलेंगे उनको मेट्रो से एक तो कम बजट में आप कम समय में अच्छी यात्रा कर पाएंगे। तो अगर मैं सब मेट्रो की बात करूं तो मेट्रो का फर्स्ट स्टेज तो बहुत पहले ही पूरा हो गया था, लेकिन जनता इस चीज़ से बड़ी त्रस्त हो रही थी कि उनको सेकंड फेज कब मिलेगा, क्योंकि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो वो जो कनेक्टिविटी है वो मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी चाहिए होती है। तो ये जो फेज़ हम जो चाह रहे थे सीकर रोड से और सीतापुरा, अगर मैं ये बोलूं कि लगभग 60 से 70% जनता इसी रास्ते पे रहती है और 36 किलोमीटर का ये लंबा पैच और 35 स्टेशन, साहब ये
जयपुर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। सर, पहली बात तो मैं भारत सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने जो ये नया उपलक्ष्य शुरू किया है ये बहुत ही शानदार है, क्योंकि मैं जैसे एक खुद ही महिला हूँ, एक गृहिणी हूँ, एक वर्किंग लेडी भी हूँ, तो अगर ये मेट्रो शुरू होती है तो सबसे पहले ट्रैफिक से हमें बहुत बचाव मिलेगा। एक शहर की दूसरी तरफ अगर शहर से अगर हम जाते हैं तो इतना जो समय हमारा वो बचता है, जिससे हम बच्चों को भी देखना, घर के कार्यों को भी करना, वो बहुत अच्छी तरह से हम उसको पूरा कर देते हैं। जो दूसरा फेज शुरू हो रहा है ये एक अच्छा सराहनीय कदम है। हमारे हिसाब से इसको शुरू होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जयपुर का ट्रैफिक का बहुत ही बुरा हाल है। मैं 2 दिन पहले 3 दिन पहले भी जाके ट्रैफिक कमिश्नर से मिली थी, क्योंकि कुछ एक एरियाज़ हैं जहाँ की बहुत ज़्यादा व्हीकल्स इतने बढ़ गए हैं, रोडों के एक्सपेंशंस उतने नहीं हैं और लोगों को पीक आवर्स में आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मेट्रो के विस्तार से, जो कि वो अम्बाबाड़ी तक लेके जा रहे हैं सीतापुरा से, बहुत अच्छा है उसके लिए, और शायद इससे 20-25% ट्रैफिक पे फर्क पड़ेगा। जोधपुर में आईजी पुलिस रेंज री साइक्लोनर टीम 5 इनामी बदमाशा ने देश रा कई कोणा सु गिरफ्तार करियो है। ए बदमाश घणी टेम सु फरार चाल रिया हा। पुलिस दबीश देर कई जगह सु इना ने गिरफ्तार करियो है। रेंज रा आईजी विकास कुमार बतायो कि इना माथे कई मादक पदार्थ री तस्करी और वाहन चोरी रा मुकदमा दर्ज है। ऑपरेशन एक साथ सफल और 5 बड़े अपराधी पुलिस की गिरफ्त में है। इस बार 1,20,000 रुपए के 5 इनामी पकड़े गए हैं और देश के कोने कोने से पकड़े गए हैं। इन कार्रवाइयों के साथ देश के 19 राज्यों तक साइक्लोनर टीम की धमक पहुंच चुकी है। इस बार की कार्रवाई गोवा के कोलबा, कलांगुट और मडगांव इलाके में हुई और उसकी अगली कड़ियों के रूप में कापरडा, डोरीमन्ना और बालोतरा में अलग अलग ठिकानों पर दबिश देकर अलग अलग अपराधी पकड़े गए। जो इन्हें पकड़ा गया सबसे बड़ा सूत्रधार स्वयंभू सरगना है। उसका नाम है भागीरथ पुत्र गोवर्धन राम, गुलामालानी क्षेत्र का निवासी है। इसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम था। दर्जनों मुकदमे हैं इस पर, मादक द्रव्यों की तस्करी के, अवैध शराब के, वाहन चोरी के, मारपीट के, आर्म्स एक्ट के, फायरिंग के, हमले के, दर्जनों मुकदमे दर्ज। इसमें राकेश मतवाला निवासी बिलाड़ा, जो पिछले 3 वर्षों से जोधपुर ग्रामीण और फलोदी में नशे की दुनिया के फलक पर एक बड़ा धूमकेतु बनकर उभरा पड़ा था और जिसके हाथों में ही आपूर्ति की पूरी बागडोर थी जोधपुर ग्रामीण और फलोदी इलाके में, जिस पर 20,000 रुपए का, जिसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित था। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन दंश, जिसके तहत बालोतरा इलाके में दबिश देकर कुख्यात अपराधी दिनेश, जो पिछले 16 वर्षों से नशे के धंधे में था, उसके ठिकाने से गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। अलवर्रा सरिस्का अभ्यारण्य में बाघिन ST-19 4 शावका ने जन्म दियो है। सरिस्का में अबे बाघा री संख्या बढ़र 48 वेगी है। बफर रेंज रा बरेली बाड़ी में बाघिन 4 शावकारे साथे कैमरा में ट्रैप हुई है। प्रदेश में लगातार बढ़ती गर्मी रे बीचे इंसाना रे साथे साथे जानवरा रो भी हाल बेहाल हो रियो है। जानवरा ने गर्मी से बचावा खातर खास इंतजाम करिया जा रिया है। जयपुर रा आमेर स्थित हाथी गांव में रेवण वाला हाथियारी लू और गर्मी से बचावा खातर खास देखभाल करी जा रही है। हाथीरा पालका सु खास बातचीत करी है मां का संवाददाता मोहम्मद अतीक। इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर में और जयपुर का जो पूरे देश का इकलौता हाथी गांव है। हाथी गांव में यहाँ पर हाथियों के रहने का बंदोबस्त किया गया हुआ है और यहाँ पर इनके छोटे छोटे थान बनाए गए हैं कि कैसे वहाँ पर रहना है। इनके अलग अलग कमरे बनाए गए हैं। गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी से बचाने के लिए काफ़ी कुछ उपाय किए जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक हाथी पालक मौजूद है और मेरे पास में हाथी भी मौजूद है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये हाथियों की कैसे देखरेख करते हैं और गर्मी से कैसे बचाते हैं। देखिए, गर्मी से बचाने के लिए हाथियों को विशेष तौर पे उनका खान पीन का ध्यान रखा जाता है कि उनको किस तरीके का, उनको गर्मियों से बचाने के लिए ठंडा
खाना दिया जाए। तो ठंडे चीज़ों के अंदर जो मौसम के फल होते हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि तरबूज है, बाज़ार में खूब तरबूज मौजूद है, खरबूजा है और भी बहुत सारे ऐसे ठंडे फल्स हैं, वो हाथियों को दी जाते हैं। दिन भर दिन इनको गन्ना, फल, फ्रूट्स वो सारी चीज़ें दी जाती हैं, ज्वार की खिचड़ी दी जाती है, रोटी बनाई जाती है, वो सारी चीज़ें दी जाती हैं इनको बिल्कुल ठंडा रखने के लिए। और साथ साथ जो है दिन भर इनका ख्याल अच्छी तरीके से रखा जाता है, पानी पीने की व्यवस्था, सारी चीज़ें इनको समय समय पर दी जाती हैं। यहाँ पर पर्यटक भी बड़ी संख्या में आते हैं, मैं देख रहा था, तो वो लोग यहाँ पर आकर कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, क्या कुछ हम उनको राइड कराते हैं, क्या क्या चीज़ें रहती हैं एक्टिविटीज़ में यहाँ पे? देखिए, पर्यटकों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा विशेष मायने रखता है ये हाथी गांव, क्योंकि आप सबको पता ही है कि भारत का फर्स्ट ये एलिफेंट विलेज है जो हमारे जयपुर में है। और ये पर्यटक दिन ब दिन यहाँ पर खूब पर्यटक आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पर्यटकों की आवाजाही लगी रहती है। और जब वो अपने पर्यटक जब हाथी गांव आते हैं और इतने करीब से इन हाथियों को के साथ समय बिताते हैं, इन हाथियों की दिनचर्या देखते हैं, क्योंकि धरती पे पाया जाने वाला सबसे विशाल जानवर हाथी ही है। और जब एक लोगों के दिमाग में ये रहता है कि इतना बड़ा जानवर है, उसका स्वभाव, उसका नेचर कैसा होगा, जब वो इसके साथ आते हैं, इसके साथ मनोरंजन करते हैं, इसको छूते हैं, इसके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं, तो एक अलग ही अनुभव लेके वो इस हाथी गांव से अपने घर जाते हैं। हाथी गांव में कितने हाथी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और इसके बाद में क्या कुछ, जैसे बहुत सारे लोग आते हैं देखते हैं, तो हाथियों के बारे में, इस पूरे हाथी गांव के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, ये जो हाथी गांव है ये 2010 के अंदर बना था और ये भारत सरकार का, राजस्थान सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है ये हाथी गांव। और राजस्थान सरकार भी और हमारा वन विभाग भी इस हाथी गांव को दिन ब दिन उनको आने से समय पर दिन ब दिन हाथी गांव के अंदर देख रेख करते हैं, इस हाथी गांव को संभालते हैं। और साथ साथ इन हाथियों के लिए ये हाथी गांव उनका एक पारिवारिक घर है, परिवार की तरह हाथी मालिक रहते हैं, परिवार की तरह हाथी वो अपने साथ रहते हैं, परिवार की तरह ही उनको दिन भर की दिनचर्या की जाती है। और पर्यटकों के लिए एक विशेष चीज़ है ये हाथी गांव। ये हाथी गांव के अंदर ये आप देख सकते हैं, एक थान बने हुए हैं, एक ब्लॉक है, ये 3 हाथियों के रहने के लिए व्यवस्था है, साथ में हाथी का थान है, महावत का कमरा है, रसोई है, चारा रखने की जगह है, एक सोशल कोर्टयार्ड है, यहाँ पे हाथी खेल सके। पीछे एक जो है आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा ग्राउंड बना हुआ है, वो सोशल कोर्टयार्ड है, उसके अंदर हाथी शाम को रहते हैं, मस्ती करते हैं, मडबात करते हैं, मट्टी से खेलते हैं। तो ये सारी व्यवस्था इस हाथी गांव के अंदर कर रखी है। संख्या कितनी होगी यहाँ पर? तकरीबन अभी यहाँ पर 70-72 हाथियों की संख्या है जो यहाँ पर हाथी रहते हैं। और सारे हाथी, जयपुर के सारे हाथी गांव के अंदर रहते हैं और उनका बहुत विशेष तौर पर ख्याल रखा जाता है। तो ये थे जो हाथी पालक, इनका साफ तौर पर कहना है कि एक ब्लॉक में 3 थान होते हैं और 3 हाथियों को रखने की व्यवस्था होती है। इसके साथ ही साथ जो महावत होते हैं उनके घर रहने के लिए रहता है, किचन रहता है, उनकी फैमिली भी रह सकती है, पास में ही तालाब बना रखा है और काफ़ी कुछ इंतजाम इनके लिए किए जाते हैं। कैमरा पर्सन केदार प्रसाद शर्मा के साथ मोहम्मद अतीक, DD न्यूज़, जयपुर। 2100 हर बरस 1 जून ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन कानीसु विश्व दुग्ध दिवस मनायो जावे है, जिनसु वैश्विक भोजन रा रूप में दूध रा महत्व ने समझायो जा सके है। भारत 1998 दुग्ध उत्पादन रे मायने विश्व भर में पहला स्थान माते है। भारत वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 25% रो योगदान देवे है। पिछले 10 वर्षों में 63.56% बढ़कर 2014-15 में 146.3 मिलियन टन से 2023-24 के दौरान 239.2 मिलियन टन हो गया है। ये पिछले 10 वर्षों के दौरान 5.7% की वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है, जबकि विश्व दूध उत्पादन 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता भी पिछले दशक में 48% बढ़ी है। डेयरी क्षेत्र कृषि अर्थव्यवस्था में 5% से अधिक का योगदान देता है। एक उद्योग के रूप में यह 80 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है, जिनमें से अधिकांश छोटे और सीमांत किसान और भूमिहीन हैं। डेयरी क्षेत्र भारत के लिए कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने डेयरी सहकारी क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस क्षेत्र में लगभग 22 दुग्ध संघ, 240 जिला सहकारी दुग्ध संघ, 28 विपणन डेयरियां और 24 दुग्ध उत्पादक संगठन हैं।
ये संगठन लगभग 2,30,000 गांवों को कवर करते हैं और 18 मिलियन डेयरी किसान इसके सदस्य हैं। विश्व दुग्ध दिन यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे के अवसर पर सभी दूध उत्पादकों और कंज्यूमर्स को हमारी ओर से काफ़ी शुभकामनाएं। हमारे लिए आज एक बड़ी खुशी का अवसर ये भी है कि आज से अमूल यूरोप में स्पेन में दूध लॉन्च कर रहा है। तो पिछले साल अमेरिका के दूध लॉन्च के बाद आज यूरोप में अमूल का दूध मिलना शुरू हो जाएगा और हम माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि विश्व के हर डाइनिंग टेबल पे भारतीय फूड आइटम होनी चाहिए, उस दिशा में अपना छोटा सा एक प्रयास कर रहे हैं। भारत के डेयरी उद्योग का एक उल्लेखनीय पहलू महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी है, जिसमें 35% महिलाएं डेयरी सहकारी समितियों में भाग लेती हैं। देश भर में ग्रामीण स्तर पर 48,000 महिला डेयरी सहकारी समितियां कार्यरत हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी विकास को बढ़ावा देती हैं और महिलाओं को सशक्त बनाती हैं। सरकार द्वारा उठाए जा रहे कई उपायों के साथ साथ डेयरी विकास में निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका के साथ भारत को आने वाले दशकों में दूध उत्पादन और दूध प्रसंस्करण में अपनी वृद्धि को बनाए रखने की उम्मीद है। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के लिए बजट में संशोधित वृद्धि का उद्देश्य दूध की खरीद, प्रसंस्करण क्षमता और गुणवत्ता नियंत्रण को बढ़ाना भी है। किसानों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाना और मूल्य संवर्धन के माध्यम से बेहतर मूल्य निर्धारण के साथ साथ ग्रामीण आय और विकास को बढ़ाने के लिए डेयरी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन जैसी कई अन्य निधियों और योजनाओं से उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार, पशु चिकित्सा सेवाओं की क्षमता निर्माण, रोग निगरानी और व्यक्तियों के लिए पूंजी ऋण पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हरियाणा और राजस्थान रे तहत प्रदेश में बड़ा पैमाना माथे पौधारोपण की तैयारी करी जा रही है। इंडलेर वन विभाग का निशु लाखों की संख्या में पौधा तैयार किया गया है। सीकर में भी घनी संख्या में पौधारोपण ने लेर तैयारी करी गई है। पेश है सीकर सुमा का संवाददाता सुनील पारमुवाल री आ खास रिपोर्ट। राज्य सरकार की ओर से हर साल मानसून के समय राजस्थान, जो पूरे देश में मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इसको हरा भरा बनाने और संघन वृक्षारोपण के लिए हरियालो राजस्थान अभियान चलाया जाता है। प्रदेश में जिला स्तर पर सीकर में मानसून से पहले ही वन विभाग के स्तर पर पौधारोपण के बड़े लक्ष्य को अर्जित करने की मंशा से कार्य किया जा रहा है। वन विभाग के उपवन संरक्षक गुलजारी लाल ने बताया कि हरियालो राजस्थान कार्यक्रम की प्रभावी रूप से क्रियान्वयन की कड़ी में बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है। इस बार पौधे भी पिछले साल की तुलना में अधिक वितरित किए जाएंगे। जहां पिछली बार 11.89 लाख पौधों का वितरण किया गया था, तो इस बार पिछली बार से करीब दुगनी यानी 21.04 लाख से ज्यादा पौधों का वितरण जिले भर में किया जाएगा। 5 साल में 50 करोड़ पौधों के एक मिशन को लेकर हरियालो राजस्थान नाम से एक योजना चलाई गई है। इसमें पिछले साल 7 करोड़ पौधे थे, इस साल 10 करोड़ पौधे लगाए जाने का प्रावधान रखा गया है। इसके तहत अलग अलग जिलों में अलग अलग, सीकर जिले में इस साल पिछले साल 17 लाख के मुकाबले 21 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए जो कार्य योजना तैयार की गई है कि जिला स्तर पर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें कलेक्टर साहब अध्यक्ष हैं। तो इस संबंध में भी जिला कलेक्टर साहब के सानिध्य में बैठक की जा चुकी है और सभी विभागों को पौधे लगाने हेतु आवंटन लक्ष्य जारी किया जा चुका है। हरियालो राजस्थान के तहत जो योजना चलाई गई है उसी में ये है कि अपने को अपनी हरियाली बढ़ानी है और पर्यावरण को शुद्ध करना है। उसी के तहत आमजन में से ये अपील की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और जो लगा रहे हैं उनमें उनकी देखभाल ज़रूरी है। लगा के उनको ऐसे ही नहीं छोड़े जैसे वो जले नहीं। बाकी अपने पेड़ लगाना इसलिए भी आवश्यक हो गया कि पर्यावरण को शुद्ध करना है
बाकी इतनी गर्मी बढ़ रही है, पेड़ जितनी मात्रा में काटे जा रहे हैं उससे कई कम लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सीकर में करीब 11 पौधशालाएं यानी नर्सरी में अलग अलग प्रजाति के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ वन विभाग की नर्सरी में नीम, इमली, जामुन, गुलमोहर, जंगल जलेबी, कुमाटा, बादाम, रोहिड़ा, खेजड़ी, आम, शीशम समेत स्थानीय प्रजाति के पौधों का वितरण किया जाएगा। वन प्रेमियों का कहना है कि पौधे लगाने से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आमजन को भी शुद्ध हवा प्राप्त होगी। हर बार जैसे अभी 5 जून को पर्यावरण दिवस आ रहा है तो बड़ी संख्या में पौधे लगाना शुरू कर देते हैं। हमेशा टारगेट रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाएं, लेकिन उनकी सार संभाल नहीं हो पाती है, जिसके चलते जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत ही कम होती है। तो इस बार राज्य सरकार जो है नरेगा कर्मियों को रख रहे हैं ताकि वो पौधों की अच्छे से देखभाल कर सकें। तो उम्मीद है इस बार पेड़ पौधे जो है उनकी सर्वाइवल रेट भी अच्छी होगी। मानसून के समय हरियालो राजस्थान अभियान के दौरान बड़े स्तर पर सीकर जिले में पौधारोपण का अभियान सरकारी विभागों, पर्यावरण प्रेमियों सहित स्वयंसेवी संस्थाओं और आमजन की ओर से चलाया जाएगा, जिसमें पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से मानसून से पूर्व प्राचीन कुएं, बावड़ी और तालाब की साफ सफाई कर जल संरक्षण के लिए तैयार किया जाएगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ ही जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। आर.डी. बाहेती चेरिटेबल ट्रस्ट कानिसू जयपुर जिला बैडमिंटन संघ तत्वावधान में ओपन चैंपियनशिप टूर्नामेंट रो आयोजन करियो जा रही है। ओ टूर्नामेंट 9-16 जून ताई सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेलियो जावेलो। प्रतियोगिता में 10 बरस सु लेर 75 बरस ताई रा खिलाड़ी इनमाई ने हिस्सो लेवेला। बच्चों के लिए ये बैडमिंटन का जो टूर्नामेंट कर रहे हैं उसमें हमारी ट्रस्ट प्रत्येक वर्ष इनके साथ रहेगी, निश्चित रूप से बच्चों को प्रोत्साहित करेगी और ट्रस्ट भविष्य में ऐसे स्पोर्ट्स के अच्छे कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेगी। ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का मतलब ये है कि इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ये नहीं कि स्कूल का हो, कॉलेज का हो, जो भी बैडमिंटन खेलना चाहता है, खेलना पसंद करता है या रेगुलर खेल रहा है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें कैटेगरी है मिनी, सब जूनियर, जूनियर, सीनियर और वेटरन। इसका मतलब ये है कि 11 साल से लेकर 75 प्लस आयु तक के सभी खिलाड़ी खेल सकते हैं। ये प्रतियोगिता भारतीय बैडमिंटन संघ के मानकों के अनुसार होगी। इसमें एम्पायर जो हैं वो के माथुर हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के एम्पायर रहे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में केंद्र सरकार री सबसे बड़ी उपलब्धि आयुष्मान भारत योजना है। आ विश्व री सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिनके जरिए गरीबा खातर मुफ्त इलाज की व्यवस्था करी गई है। योजना रे तहत अबार ताई 40 करोड़ सु 32 लाभार्थियों रो आयुष्मान कार्ड बन चुक्यो है। देखा आ खास रिपोर्ट। गरीब व्यक्ति पैसे का अभाव में इलाज से वंचित न रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इसके तहत 55 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का प्रावधान है। अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करके देश के हर एक परिवार के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया गया। उनके लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किया जा रहा है। इससे देश के 6 करोड़ बुजुर्गों को लाभ मिलेगा। आयुष्मान भारत के दायरे में ट्रांसजेंडर और गिग वर्कर्स को भी शामिल किया गया है। पीएमजे के तहत अब तक 40 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है और 9 करोड़ से ज्यादा अस्पताल में भर्ती की स्वीकृति दी गई है। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों में 49% महिलाएं हैं। बीमारी के इलाज में लोगों के पॉकेट से लगने वाला खर्च जहां पहले 62% था, वह अब 38% रह गया है। योजना के तहत 68 लाख कैंसर के मरीजों का इलाज किया जा चुका है, जिसमें से 76% ग्रामीण इलाके से हैं। योजना में 1949 हेल्थ पैकेज हैं, जिनमें 27 मेडिकल स्पेशलिटी पैकेज भी शामिल हैं। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 15 दिनों तक जांच, खाना और आने जाने की सुविधा दी जाती है।
इस योजना से पूरे देश के करीब 30,000 अस्पताल जुड़े हैं, जिनमें 13,000 से अधिक निजी अस्पताल हैं। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा इसका पोर्टेबिलिटी होना है। इसका मतलब है कि अगर किसी राज्य में आपका कार्ड बना है तो आप दूसरे राज्य में भी पैनल वाले अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी की वजह से करीब 12 लाख लोगों को इलाज का लाभ मिला और करीब 3100 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए। पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश के सभी राज्यों में यह योजना लागू है। यह योजना पूरी तरह से कैशलेस है। गांव के लोगों को उनके घर के पास ही बेहतर इलाज मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रैल 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की शुरुआत की थी, जिसे अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। सितंबर 2024 तक देश भर में 1,75,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं, जिनमें उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और शहरी स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। ये सभी सेंटर ई संजीवनी टेलीमेडिसिन से जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी का विजन है कि सभी को सस्ता, सुलभ और गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधा उनके घर के पास ही मिले। आयुष्मान भारत योजना गरीबी रेखा से उबारने में भी मदद कर रही है। आयुष्मान भारत योजना को दुनिया भर में एक बेहतरीन मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। G20 के दौरान दुनिया के दूसरे देशों ने भी इस योजना की सराहना की थी। खबर मौसम सु है। प्रदेश में आज कुछ एक इलाका ने छोड़ अधिकांश इलाका में मौसम शुष्क रह्यो। काल सु राज्य में एक नवो पश्चिमी विक्षोभ के कारण तेज आंधी, मेघ गर्जन और मध्यम दर्जारी बिरखा होबारी आस है। मौसम विज्ञान केंद्र का निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो है कि आंधी बरसात से चालता तापमान 45 डिग्री से नीचे दर्ज करियो जावेलो। सबसे पहले बात करें यदि पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई बारिश की, तो केवल उत्तर पूर्वी राजस्थान यानी शेखावटी क्षेत्र और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश में गर्जन के साथ रिपोर्ट हुई है। ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहा है। आज भी अधिकांश भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि उत्तर पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान यानी उदयपुर, कोटा संभाग, भरतपुर संभाग में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने और ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके बाद अगले 24 घंटों बाद एक नया पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के कई भागों में सक्रिय होगा। इसका विशेष असर 2 जून से 5 जून के दौरान अलग अलग हिस्सों में तेज आंधी, मेघ गर्जन और हल्की मध्यम बारिश के रूप में बना रहेगा। खासकर 2 जून को यदि देखें तो बीकानेर संभाग, शेखावटी क्षेत्र में दोपहर बाद शाम के समय एक बार फिर तेज अंधड़, डस्ट स्टॉर्म और हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं तेज हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की भी रिपोर्ट हो सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान के लिए यदि देखें तो जयपुर संभाग, भरतपुर, अजमेर संभाग और कोटा उदयपुर संभाग में भी 2 से 5 जून के दौरान कहीं कहीं तेज मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली चमकने के साथ कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ हल्की मध्यम बारिश, तो कहीं कहीं तेज बारिश के झोंके भी, तेज बारिश के दौर भी रिपोर्ट हो सकते हैं। वहीं जोधपुर संभाग में भी 2 से 4 जून के दौरान कुछ इलाकों में डस्ट स्टॉर्म और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की प्रबल संभावना है। और बुलेटिन रा आखिर में मुख्य खबरा एक फेरू। एनआईए पाकिस्तान से जुड़ोड़ा जासूसी रा मामला में राजस्थान समेत 8 राज्य में 15 जगह माथे एक साथ चलायो तलाशी रो अभियान। संदिग्धा रा ठिकाना माथे कीनी छापेमारी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में चिकित्सा सुविधा ने लेर जयपुर में भी समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कया प्रदेश में 3,355 पंचायत अभी टीबी मुक्त। अलवर्रा सरिस्का अभ्यारण्य में बाघिन ST19-4 शावका ने दियो जन्म। सरिस्का में अबे बाघा की संख्या भी 48। आज है विश्व दुग्ध दिवस। भारत 1998 से दुग्ध उत्पादन में विश्व भर में पहला स्थान में थे। वैश्विक उत्पादन में 25% रो है योगदान। और प्रदेश में काल सु एक नवो पश्चिमी विक्षोभ के कारण तेज आंधी, मेघ गर्जन और मध्यम दर्जारी बिरखा वेबारी संभावना। तापमान रेवेलो 45 डिग्री से नीचे। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। आप वटों भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबर देख सको हो।
इनरे अलावा डीडी न्यूज राजस्थान OTT प्लेटफॉर्म माथे वेब श्रीनाम माथे भी उपलब्ध है। फिलहाल राजस्थानी खबरारो बुलेटिन अठई पूरो हुयो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।